साल था 1864। अंग्रेजी हुकूमत ने एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक को भारत बुलाया। मकसद यह पता लगाना था कि भारत में ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनसे ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए मजबूत जहाज बनाए जा सकें। साथ ही देश भर में बिछ रही रेलवे लाइनों के लिए भी भारी मात्रा में लकड़ी के स्लीपर चाहिए थे। लंबे अध्ययन और सर्वे के बाद उस वैज्ञानिक ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। यही रिपोर्ट आगे चलकर भारत के जंगलों की लूट का ब्लूप्रिंट बनी। इस योजना को अमल में लाने के लिए अंग्रेजों ने एक भव्य इमारत खड़ी की, एक ऐसा संस्थान जो दिखने में रिसर्च का केंद्र था, लेकिन असल में भारत के वनों को नियंत्रित करने और उनका दोहन करने की एक सुनियोजित परियोजना का हिस्सा। यहीं से शुरू हुई भारत के जंगलों की वह कहानी जिसने आगे चलकर देश में कई बड़े जन आंदोलनों को जन्म दिया। आज उस इमारत को आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FRI के नाम से जानते हैं। थर्ड पोल डॉट लाइव में आज हम आपको बताएंगे FRI की स्थापना के पीछे की वो असली कहानी जो भारतीयों को कभी बताई ही नहीं जाती। कहानी शुरू होती है भारत से हजारों मील दूर ब्रिटेन के समुद्री किनारों पर। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने देश के ओक के जंगल खत्म कर दिए थे। EP स्टैम्पिंग अपनी किताब द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि ब्रिटेन को अपनी नौसेना की बादशाहत बनाए रखने के लिए जहाजों की जरूरत थी और जहाज बनाने के लिए चाहिए थी ऐसी लकड़ी जो समुद्री पानी में ना सड़े। अंग्रेजों की नजर भारत के सागौन और साल पर पड़ी। मालाबार से लेकर हिमालय तक के जंगलों का सर्वे शुरू हुआ। लॉर्ड डलहौजी का 1855 का मेमोरेंडम इसी लूट को कानूनी जामा पहनाने की पहली कोशिश थी। FRI का शुरुआती शोध इसी बात पर केंद्रित था कि भारत की कौन सी लकड़ी ब्रिटिश नौसेना के जहाजों के लिए सबसे मुफीद है। 1864 में एक जर्मन वनस्पति शास्त्री डाइट्रिच ब्रेंडिस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ब्रिटिश सरकार ने एक जर्मन नागरिक को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी। दरअसल दुनिया में पहली बार वनों पर शोध करने के लिए अलग विभाग की स्थापना जर्मनी में हुई थी, क्योंकि जर्मनी में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जंगलों की कमी होने लगी थी। वहां चांदी की खदानों और औद्योगिक कार्यों के लिए लकड़ी की बहुत अधिक खपत हो रही थी। ऐसे में जर्मन विशेषज्ञ हंस कार्ल वॉन ने पहली बार विचार दिया कि हमें उतने ही पेड़ काटने चाहिए जितने हम दोबारा लगा सकें। इसके बाद जर्मनी ने दुनिया के पहले फॉरेस्ट्री स्कूल स्थापित किए, जहां वनस्पति विज्ञान और गणित के आधार पर जंगलों का प्रबंधन सिखाया जाता था। इसलिए जर्मन विशेषज्ञों को दुनिया भर में वन प्रबंधन के कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई। यही कारण रहा कि ब्रिटिशर्स ने भारत में भी वन प्रबंधन की जिम्मेदारी डाइट्रिच ब्रेंडिस को सौंपी। उन्होंने ही सबसे पहले भारत में वन विभाग की स्थापना की। 1878 में देहरादून में एक रेंजर स्कूल खोला गया, जो 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। ब्रेंडिस और उनके उत्तराधिकारियों ने जंगलों का वर्किंग प्लान तैयार किया। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य था मोनोकल्चर, यानी केवल उन पेड़ों को उगाना जिनसे राजस्व मिले। FRI के मैनुअल्स में उन सभी पेड़ों को खरपतवार घोषित कर दिया गया जो अंग्रेजों के व्यापारिक काम के नहीं थे। इसी नीति के तहत हिमालय के बांज के जंगलों को काटकर चीड़ लगाया गया, क्योंकि चीड़ की लकड़ी से रेल की पटरियां बनाना आसान था। 1870 के बाद भारत में बिछ रही रेल की पटरियां भारत के जंगलों के लिए मौत का वारंट साबित हुई। हर एक मील की पटरी बिछाने के लिए करीब 2000 लकड़ी के स्लीपर चाहिए थे। FRI की प्रयोगशालाओं में दिन रात इस पर शोध होता था कि लकड़ी को रसायनों से कैसे उपचारित किया जाए ताकि वह लंबे समय तक चलें। इतिहासकार बताते हैं कि 1870 से 1900 के बीच हर साल 10 लाख से ज्यादा स्लीपरों की आपूर्ति के लिए लाखों एकड़ जंगलों का सफाया कर दिया गया। FRI वह रणनीतिक केंद्र था जिसने यह सुनिश्चित किया कि यह लूट रुकनी नहीं चाहिए। वैज्ञानिक दोहन का मतलब केवल इतना था कि पेड़ उतनी ही तेजी से काटे जाएं जितनी तेजी से वे उग सकें। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान FRI एक शोध संस्थान से ज्यादा युद्ध सामग्री आपूर्ति केंद्र बन गया था। किताबों के तथ्य बताते हैं कि युद्ध के दौरान वनों के संरक्षण के सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया। FRI के वैज्ञानिकों ने तकनीक विकसित की कि कैसे भारतीय लकड़ी से विमानों के प्रोपेलर, राइफल के बट और गोला बारूद के बक्से बनाए जाएं। युद्ध की वेदी पर भारत के करोड़ों बेशकीमती पेड़ों की बलि दे दी गई।
उस समय एफआरआई का पूरा ध्यान केवल इस बात पर था कि कैसे जंगल को राजस्व और सैन्य शक्ति में तब्दील किया जाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि चीड़ आखिर आया कहां से। तथ्य यह है कि चीड़ की रॉक्सबर्गी प्रजाति हिमालय की ही थी, लेकिन अंग्रेजों ने यूरोप और अमेरिका से चीड़ की विदेशी प्रजातियां भी भारत मंगवाई ताकि उनसे ज्यादा लीसा और लकड़ी मिल सके। इन पौधों को सबसे पहले नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत की पहाड़ियों पर रोपा गया। देखते ही देखते अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल से लेकर हिमाचल और उत्तर पूर्व में मेघालय की खासी पहाड़ियों तक ग्रीन गोल्ड यानी चीड़ का जाल बिछा दिया। इतिहासकार ईपी स्टेबिंग अपनी किताब द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने बांज को बेकार और चीड़ को कीमती घोषित कर दिया, लेकिन आज इसी कीमती चीड़ की वजह से पहाड़ की जैव विविधता खत्म हो रही है और हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल वनाग्नि की भेंट चढ़ रहे हैं। अंग्रेज जंगलों को पूरी तरह कब्जे में लेना चाहते थे, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वन अधिनियम लागू कर दिया, जिसके जरिए आदिवासियों और ग्रामीणों को उन्हीं के जंगलों में अतिक्रमणकारी बना दिया गया। जो लोग सदियों से जंगलों को पूजते थे, उन्हें अब अपने ही जंगलों में जाने के लिए अंग्रेज सरकार से इजाजत लेनी पड़ रही थी। ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी वन नीतियों ने भारत के पारंपरिक समाज को जड़ों से हिला दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के अलग अलग राज्यों में वन आंदोलन खड़े होने लगे। दक्षिण भारत में 1879 का रंपा विद्रोह और फिर 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ संघर्ष वन कानूनों के खिलाफ पहली बड़ी ललकार थी। छोटा नागपुर के पठारों में बिरसा मुंडा ने उलगुलान के जरिए आदिवासियों को संगठित किया, क्योंकि अंग्रेज उनकी साझा वन संपदा को छीन रहे थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1910 का भूमकाल विद्रोह इस बात का गवाह बना कि कैसे स्थानीय जनजातियों ने जंगलों के आरक्षण के खिलाफ पूरी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में यह संघर्ष सबसे प्रखर था। 1921 का कुमाऊं वन आंदोलन इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को विवश होकर वन पंचायत जैसी व्यवस्थाएं देनी पड़ी। इसी कड़ी में 1930 का तिलाड़ी कांड, रवाई विद्रोह हुआ, जहां अपनी चारागाह और जंगलों के हक के लिए लड़ रहे निहत्थे ग्रामीणों पर टिहरी रियासत की सेना ने गोलियां चलाई। इसे आज भी उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ये आंदोलन केवल पेड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं थे, बल्कि यह अपनी संस्कृति, आजीविका और जल जंगल जमीन पर अपने संप्रभु अधिकार को वापस पाने का एक महासंग्राम था, जिसकी गूंज आज भी आधुनिक पर्यावरण आंदोलनों में सुनाई देती है। लेकिन भारत की आजादी के बाद 1986 में ICAFRE का गठन हुआ और 1991 में FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आज यह एक शोध केंद्र के रूप में बदल चुका है, जहां भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब ध्यान जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और संरक्षण पर है। आज यह संस्थान दुनिया के बेहतरीन वानिकी केंद्रों में गिना जाता है। इसके 6 संग्रहालय और लाइब्रेरी ज्ञान का खजाना है। आज FRI के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह उस औपनिवेशिक विरासत से पूरी तरह मुक्त होकर देश के जंगलों को राजस्व का जरिया नहीं बल्कि जीवन का आधार बनाए, साथ ही आम आदमी को फिर से जंगलों से जोड़ने की नीतियां तैयार करे। तो अगली बार जब आप FRI की इन लाल ईंटों को देखें तो याद रखिएगा कि असली वानिकी वह नहीं थी जिसने पेड़ों को काटकर रेल की पटरियां बिछाई, बल्कि असली वानिकी वह थी जो फ्रेडरिक स्मेटाचेक जैसे लोगों ने की, जिन्होंने एक एक बांज को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।